रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने बिल्डर्स बरादरी से अपील की कि वो टीआरएस हुकूमत की तायद करें और बल्दे इंतखाबात में सरगर्म हिस्सा अदा करें। तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत समाज के तबके को रियायतें और मनात दे रही है। वज़ीर मौसूफ ने धरानी पोर्टल और नए रेवेन्यू एक्ट का खुसूसियत के साथ जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत ने मालिकाना जायदाद के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। इसके बाद जायदाद के खरीदारों और फरोख्त करने वालों के माबैन तनाज़ात भी कम हो गए। के.टी. रामाराव ने बिल्डर्स के मसाइल पर गौर करने का तयक़ुन दिया और बताया कि वो रियल एस्टेट के शोबे में हैदराबाद को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। అందరికీ నమస్కారం। నేను చెప్పాలనుకున్నదంతా మర్చిపోయాను। గౌరవనీయులు ప్రభాకర్ రావు గారు, గౌరవనీయులు ఎంపీ గారు రంజిత్ రెడ్డి గారు, గౌరవ జనరల్ సెక్రటరీ నరసింహారావు గారు, ఫిర్జాదిగూడ మేయర్ గారు, మరి ఇక్కడ మీ అడ్వైజర్ చెక్కా వెంకటరెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు మీ అడ్వైజర్ మిరియాల రాఘవరావు గారు, గోపాల్ గారు, ఇంకా మాట్లాడిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు। నేను 6 నెలల నుంచి మాస్క్ తీయలేదు, కానీ మళ్ళీ మీరేమన్నా మొహం మర్చిపోతారేమో ఇప్పుడు తీసి చూపెట్టాలి, అందుకే ఏం చేద్దాం మరి, అట్లాంటి రోజులు వచ్చినాయి। పాపం వెనకాల మీడియా వాళ్ళు కూడా గంటన్నర నుంచి ఆకలేసిందా బ్రదర్। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जानिबदारी से काम करने का इल्ज़ाम आयद किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बतलाया कि उनकी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने मामूली और फर्जी बुनियाद पर 5 उम्मीदवारों को पर्चेजात को मुस्तरद कर दिया। चुनाचे अब मैदान में 4 उम्मीदवार बाकी रह गए हैं। मैं मोहम्मद वसीम वेलफेयर पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है, जीएचएमसी इलेक्शंस जिस तरीक़े से आनन फानन में इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर रख दिए हैं, तो उसका मुकाबला करते हुए इस इंतखाबात में वेलफेयर पार्टी भरपूर हिस्सा ले रही है और हमने कई नॉमिनेशंस कई वार्ड्स के अंदर दाखिल किए थे और मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे कैंडिडेट्स को टेक्निकल तौर पर कुछ BC रिजर्वेशंस ST रिजर्वेशंस की बुनियाद पर नॉमिनेशंस रिजेक्ट किए गए। और सबसे बड़ा मसला हमारा किशनबाग के अंदर हुआ, जहाँ पर हमारे कैंडिडेट को पिछली नोटिस को नई नोटिस बना करके पेश किया गया, जहाँ पर 3 साल के लिए उनको रिजेक्ट किया गया था इलेक्शन लड़ने की वजह से। उनको फिर मज़ीद नई नोटिस के साथ 2022 तक इलेक्शन नहीं लड़ने पर पाबंदी लगाई गई। तो इंशाअल्लाह वेलफेयर पार्टी की तरफ से हम लीगली उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम पिटिशन भी डालेंगे और हाई कोर्ट के अंदर हमारी जमहूरी तौर पर लड़ाई भी जारी रहेगी। और इसके साथ साथ जीएचएमसी इलेक्शंस के अंदर हमारे 4 कैंडिडेट्स अभी मैदान में हैं, जिसके अंदर वार्ड नंबर 45 से जंगममेट के अंदर जनाब ज़ियाउद्दीन ताहिर साहब लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ शेखपेट के अंदर जनाब मोहम्मद रियाज साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ फ़तेहनगर में शेख कलीम साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और मूसापेट के अंदर भाई मोहम्मद सिराज कॉन्टेस्ट करेंगे। और हमारा इंतखाबी निशान बैट है। बैट डेवलपमेंट के लिए, बैट तरक्की के लिए, बैट पसमानदा तबक़ात की आवाज़ के लिए वेलफेयर पार्टी मैदान में आई है। और हम ये समझते हैं कि अगर वेलफेयर पार्टी मैदान में उतरी है तो ऐसे शफ़ाफ़ कैंडिडेट्स को लेकर मैदान में उतरी है जो तरक्की और डेवलपमेंट के बुनियाद पर हम लड़ेंगे। और इस बार हमने इलेक्शन लड़ने के तरीक़ेकार को भी चेंज किया है पार्टी के अंदर भी, कि हम नौजवानों को, हम यूथ को यहाँ से टिकट हम लोगों ने दिया है, ताकि यूथ अगर मैदान में आएगा तो वो भरपूर अंदाज में अपने आप को पेश कर सकेगा और डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। और इसके साथ साथ वेलफेयर पार्टी का हमारा जो इस जीएचएमसी इलेक्शन का जो एजेंडा है वो ये है कि हैदराबाद के अंदर कई इलाक़ों के अंदर पसमानदगी है, वहाँ पर तरक्की नहीं है, सीवेज का सिस्टम बराबर नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बदनवानियाँ हैं, वहाँ पर जो है रोड्स प्रॉपर नहीं है, वहाँ पर रोड्स कम और खड्डे ज़्यादा हैं। जिस तरीके से आपने रिसेंटली जो सैलाब के अंदर आपने देखा कि जो सैलाब आने की वजह से कई इलाक़ों में पानी घुस गया। मसलन जहाँ पे हम शेखपेट में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर एक कॉलोनी है नदीम कॉलोनी, वो तालाब के ऊपर एक कॉलोनी बसाई गई कुछ मखसूस लोगों की तरफ से, कुछ लैंड ग्रैबर्स की तरफ से। तो वहाँ पर भी पानी हर साल घुसता है, हर साल वहाँ पर परेशानी होती है। उसी तरीके से उस्मान नगर है, उसी तरीके से जुबेल कॉलोनी है, उसी तरीके से बाबा नगर है, उसी तरीके से गाजी मिलत कॉलोनी है। जिस तरीके से वहाँ पर बदनवानियाँ कर कर, लैंड ग्रैबिंग कर कर वहाँ पर ज़मीनों को बेचा गया, आज वहाँ पर रहने बसने वालों को बहुत परेशानी हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन में सभी वोटर से ये ख्वाहिश है कि कैंडिडेट को देखिए,
पार्टी को देखिए कि कौन तरक्की की बात आपसे कर रहा है, कौन काम करने वाला है। हमारे जो चारों चार कैंडिडेट हैं वो मैदान में सरगर्म हैं और आपके साथ हमेशा मैदान में जुड़े हुए हैं, और चूँकि ये मैदान में काम करते हैं उनको पता है कि डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो आखिरी में मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग वेलफेयर पार्टी के कैंडिडेट्स को चारों जगह से जंगममेट, मूसापेट, फ़तेहनगर और शेखपेट के अंदर कामयाबी दिलाइए। हमारा इलेक्शन निशान है बैट। बैट को अक्सरियत के साथ वोट डालिए और हमारी पार्टी को जिताइए। थैंक यू। बलदी इंतखाबात के लिए टीआरएस के उम्मीदवार एम कृष्णा ने जियागुड़ा डिवीज़न का दौरा करते हुए वहां की आवाम से कहा कि उन्हें वोट डालें, और गोशामहल के उम्मीदवार मुकेश सिंह ने अपने इलेक्शन इंचार्ज व एमपी बीबी पटेल, एमएलए मनिक राव और पार्टी वर्कर्स के साथ गोशामहल डिवीज़न के कई इलाकों का पैदल दौरा किया। टीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टीएमआरओ ने आज असम्बली हल्का उप्पल के 5 बल्दी डिवीजनों में बल्दी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रोड शो में हिस्सा लिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो शहर की तरक्की के लिए टीआरएस को कामयाब बनाए और बीजेपी के गुमराहकुन वादों और प्रोपेगेंडे का शिकार न हो। केटी रामाराव का हर जगह ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया और उनकी बकसरत गुलपोशी की गई। उन्होंने कई मकामात पर अपनी वैन से खिताब किया। इस मौके पर उप्पल, एसआर राव नगर, नाचाराम, शिल्का नगर, हफ्शीगुड़े के उम्मीदवारों के अलावा उप्पल के टीआरएस रुकन असेंबली में मौजूद थे। వాళ్ళకు విషయం లేదు, అందుకే విషయం జిమ్ముతున్నారు. విషయం లేదు, విషయ పరిజ్ఞానం లేదు. విషయం జిమ్ముడు ఒక్కటే తెలుసు, హిందూ ముస్లిం గదొక్కటే ఎరక. పిల్లగాళ్ళని రెచ్చగొట్టాలి, ఏదో ఒకటి చేసి పంచాయతీ పెట్టాలి, ఆ సలి మంటలలో సలిగాచుకోవాలి. దయచేసి ఆలోచించండి. హైదరాబాద్ ప్రశాంతంగా ఉంది ఈరోజు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే హైదరాబాద్ ఈరోజు ఇక్కడ పేకాట క్లబ్బులు లేవు, కుటుంబ గబ్బు లేదు, ఆకతాయిల ఆగడాలు లేవు, పోకిరీల పోకడాలు లేవు, అదే రకంగా అల్లర్లు లేవు, దొమ్మిలు లేవు, మత కల్లోలాలు లేవు, బాంబు పేలులు లేవు. ప్రశాంతంగా హైదరాబాద్ ఉంది కాబట్టి ఒక అమెజాన్ వచ్చింది, ఒక యాపిల్ వచ్చింది, ఒక ఫేస్బుక్ వచ్చింది, ఒక గూగుల్ వచ్చిందంటే ఉత్తగానే రాలే. వాళ్ళన్నీ చూసుకొని వస్తారు. ఇక్కడ మంచిగుందా వ్యవస్థ లేదా, గవర్నమెంట్ మంచిగుందా లేదా, పేదవాళ్ళని మంచిగా చూసుకుంటుందా లేదా, ఎట్లా ఉన్నదని చూసుకొని మొత్తం చూసుకొని వస్తారు. ఇక్కడ శాంతి భద్రతలు బాగున్నాయా లేవా చూసుకొని వస్తారు. 6 ఏళ్లలో ఒక్క సెకండ్ కూడా కర్ఫ్యూ పెట్టే అవసరం రాలే. కానీ వీళ్ళు వస్తే మరి తెల్లారి నుంచే హిందూ ముస్లిం పంచాయతీ చాలు అవుతుంది. తెల్లారి నుంచే కెలికి పంచాయతీ పెట్టుకునే కథ చాలా అవుతుంది. మళ్ళా హైదరాబాద్లో పాత రోజులు వచ్చే దుర్మార్గమైన పరిస్థితి వస్తుంది. దయచేసి ఆలోచన చేయండి. అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఒకటే, సమస్యలు ఉన్నాయి, ఇంకా చేయవలసిన పని ఉంది. మన ఇళ్లకు నీళ్లు రాకుండా చేయాలి. చేసే జిమ్మెదారీ, చేసే దమ్ము టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి ఉన్నది. చేసి చూపెడతాం. ఈ ఫ్లైఓవర్లు ఎట్లయితే కట్టినామో, ఈ ఫ్లైఓవర్లు ఎస్ఆర్డిపిలో ఎట్లయితే కట్టినామో అదే పద్ధతిలో స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని తీసుకొని కిందికి మూసీలకు నీళ్లు తీసుకుపోయేటట్టు ఈ ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ ఏ కాలనీలోకి మళ్ళీ నీళ్లు రాకుండా చేసే బాధ్యత మాది. విశ్వాసం ఉంచండి, రాబోయే 2-3 ఏళ్లలో ఆ పని చేసి చూపెడతాం. कौमी बीजेपी के नायब सदर और साबिक वजीर डी के अरुणा ने आज सईदाबाद बल्दी डिवीजन में पार्टी उम्मीदवार के अरुणा की तायीद में मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करते हुए बीजेपी को कामयाब बनाने की अपील की। डी के अरुणा ने कहा कि दुबक असेंबली हल्के में बीजेपी के उम्मीदवार की कामयाबी के बाद पार्टी कारकुनों के हौसले और भी बुलंद हुए। ముఖ్యంగా జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలలో చాలా ఇప్పటికే చాలా డివిజన్లో కూడా ప్రచారం చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎవరిని అడిగినా కూడా ఈసారి బీజేపీకే మా ఓటు, ఈరోజు ఈసారి బీజేపీని గెలిపిస్తున్నటువంటిది చాలా స్పష్టమైనటువంటి ఒక సంకేతాన్ని ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు అధికార పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పోయిన ఎన్నికల్లో జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి ఏ హామీని కూడా ఎక్కడ పోయినా, ఏ డివిజన్లోకి పోయినా ఈ ప్రభుత్వం మాకేం చేయలేదు, పోయిన ఎలక్షన్లో ఇచ్చిన హామీ ఒక్కరిని నెరవేర్చలేదు, 2 బెడ్రూమ్ల ఇల్లు అని చెప్పి ఓట్లు వేయించుకున్నారు, ఎక్కడ ఏ ఒక్కరి కూడా 2 బెడ్రూమ్ల ఇల్లు ఇవ్వలేదు. అదేవిధంగా మా వాడల లోపల రైళ్ళు అన్నారు, రోడ్లు అన్నారు, డెవలప్మెంట్ అన్నారు, పార్కులు అన్నారు, కమిటీ హాల్ అన్నారు,
ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి అభివృద్ధి కూడా ఆ డివిజన్లు నోచుకోలేదని చెప్పి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రజల నుంచి వస్తున్నటువంటిది ఒకే మాట, ఎలాంటి అభివృద్ధి మా ప్రాంతంలో జరుగుతుంది. మన వరదలకు పెద్ద ఎత్తున ఇళ్లలోకి నీళ్ళు వచ్చి ఇళ్ళని మొత్తం నీళ్ళలో పోతే ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి కనీసం మమ్మల్ని పరామర్శించలేదు, మా కష్టాలు చూడలేదు. మేము ఏ పరిస్థితుల్లో ఈ వరదల్లో ఉన్నామో కనీసం పలకరించిన పాపాన పోలేదనేటువంటి ఒక ఆవేదన ప్రజలు వ్యక్తం చేస్తాం. ఎందుకంటే గత ఎన్నికల ముందు చెప్పినటువంటి మాట, ఎందుకంటే 2016లో కూడా భారీ వర్షాలు వచ్చినాయి. ఆ రోజు హైదరాబాద్ నగరంలో నీళ్ళు వచ్చినాయి, ఇళ్ళకి నీళ్ళు వచ్చినాయి, ఎన్నో ఇండ్లు మునిగినాయి. మరి ఆ రోజు చెప్పినటువంటి మాట ఈ రోజు లేదు కేసీఆర్ది. ఆ రోజు ఏం చెప్పినారు, హైదరాబాద్లో చిన్న వాన వస్తే నగరం సముద్రం అయిపోతుంది, రోడ్లన్నీ కూడా సముద్రం అయిపోతున్నాయి, మరి ఈ రోడ్ల మీద కార్లన్నీ పడవలైపోతున్నాయి, అసెంబ్లీ ముందరనే మోకాల వరకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి. रियासती वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने जेएसएमसी के चुनाव के सिलसिले में टीआरएस पार्टी के जारी करदा इंतखाबी मंशूर का खैर मकदम किया। अपने ऑफिस के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने धोबी और नाई बिरादरी के लिए कई ऐलानात किए हैं। शहरियों को 20,000 लीटर की हद तक पानी मुफ्त फराहम करने की बात की गई है और ये एक तारीखी ऐलान है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, उसकी सारी इंतखाबी मुहिम सिर्फ फिका परस्ती पर मुबनी है। इस मौके पर मशराबाद कांग्रेस असेंबली एम गोपाल के अलावा एडिकमेट की पार्टी उम्मीदवार और दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। ऐसे वक्त जबकि कर्नाटक में बीजेपी टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की शदीद मुखालिफत कर रही है, वहीं तेलंगाना के भैंसा टाउन में मुसलमानों ने मर्द मुजाहिद और अजीम हिंदुस्तानी टीपू सुल्तान की 270वीं यौम पैदाइश बड़े धूमधाम से मनाई। इस मौके पर एक ज़बरदस्त जुलूस भी निकाला गया, जिसमें डीजे पर सैकड़ों नौजवानों को रक्स करते हुए देखा गया है। बिहार असेंबली में आज मजलिस के नौमुंतखब अरकान ने ओहदे का हलफ ले लिया। प्रोटेम स्पीकर जीताराम मांझी कुर्सी सदारत पर फायज थे। इन तमाम अरकान ने उर्दू में हलफ उठाया और इनमें अख्तरुल इमान, सैयद रुकनुद्दीन अहमद, शाहनवाज आलम, अंजर निजामी और मोहम्मद इजहार आलम शामिल थे। क्षेत्र संख्या 57 बायसी श्री सैयद रुकनुद्दीन अहमद। मैं सैयद रुकनुद्दीन अहमद कानून साज असेंबली का खुदा के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा आइन हिंद के तय शही अकीदत और खुलूस रखूंगा। मैं भारत की खुद मुख्तारी और एग्जैक्टी कायम रखूंगा और जिस ओहदे पर फायज होने वाला हूँ उसके फराइज ईमानदारी के तौर पर अंजाम दूंगा। आसाम के 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहने वाले तरुण गोगोई का आज गुवाहाटी के एक दवाखाने में देहांत हो गया। वो 2001 से 2016 तक इस रियासत के चीफ मिनिस्टर रहे। उनकी उम्र 86 बरस थी। वो गुज़िश्ता हफ्ते से दवाखाने में जेर इलाज थे। आसाम के बीजेपी चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने जो दुबड़गढ़ के दौरे पर थे, अपनी तमाम मसरूफियात को मंसूख करते हुए गुवाहाटी वापिस हो गए। पसमानदागान में बेवा के अलावा 2 लड़के शामिल हैं, जिनमें गौरव गोगोई भी शामिल हैं, जो लोकसभा के रुकन हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बशमूल कई सियासी कायदीन ने उनके देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। सारी दुनिया में धूम मचाने वाली वबा कोरोना वायरस से तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 602 नए केसेस आए हैं, जबकि 3 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1433 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,51,460 हो गई है। हफ्ता और इतवार के दरमियान 24,129 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरी रियासत में 51,58,470 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं।